हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सी प्लस प्लस फंडामेंटल की सीरीज। एंड टुडेज टॉपिक विल बी स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी बिगनर्स हैं उनको इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है, राइट। तो आज देखते हैं। तो इसका स्टार्ट करते हैं विद ए स्मॉल पीस ऑफ कोड। So let me start with writing a function int x, and this function simply displays the value of x. ठीक है। And let me also write the main function int main, and inside main let me do few things। जैसे कि एक वेरिएबल लिया है मैंने int x इक्वल्स टू वन। फिर यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट डाला, इफ x डबल इक्वल्स टू वन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक और सेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ एंटी एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है। और सी आउट एक्स, और फिर इफ एक्स डबल इक्वल्स टू टू, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा एंटी एक्स इक्वल्स टू थ्री और सी आउट एक्स। तो मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ये है, साथ ही साथ एक वेरिएबल यहाँ पे भी एक्स नाम का डाल देते हैं, एक्स इक्वल्स टू, सपोज करो यहाँ फोर डाल दिया मैंने। एंड ये इफ स्टेटमेंट इधर इधर एंड हो जाएगा, एंड इधर भी मैं सी आउट एक्स करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सारे वेरिएबल्स का नाम एक्स रख दिया है। ये एक फंक्शन है, इसमें एक एक्स वेरिएबल है, जो इसमें एक एक्स वेरिएबल है ये पैरामीटर की तरह, एंड इट इज गेटिंग प्रिंटेड हेयर। उसके बाद एक एक्स नाम का वेरिएबल इधर भी है। देन उसके बाद सबसे शुरू में एक एक्स इक्वल टू वन है, उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक और एक्स इक्वल टू टू आ गया जो भी सेम, एंड उसको मैंने प्रिंट कराया। फिर एक और एक्स इक्वल टू थ्री आ गया, उसको मैंने प्रिंट कराया, और लास्ट में एक और प्रिंट स्टेटमेंट है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो एक, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था सी प्लस प्लस, तो आई टोल्ड यू कि ये जो हम लिखते हैं दिस इज ए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। इसको फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज बिट्स एंड बाइट्स। ठीक है। एंड दैट इज डन बाय मल्टीपल सॉफ्टवेयर, जैसे कि कंपाइलर का नाम आपने सुना होगा। फिर उस कंपाइलर का जो आउटपुट आता है दैट इज बीइंग फेड टू अनदर सॉफ्टवेयर, और फिर एक बाइट कोड जनरेट होता है, एंड दैट इज बीइंग लोडेड इनटू योर मेन मेमोरी व्हेन दिस प्रोग्राम इज रन। आपका सारा काम रैम में होता है। ठीक है, एक रैम है, उसमें सारी मेमोरी आती है। तो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, मेन से, राइट। ये मेन फंक्शन कॉल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल हुआ तो इसने क्या किया, आई एन टी एक्स इक्वल्स टू वन, एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का और उसमें वन डाल दिया। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, आई एन टी टाइप है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो फिर यहाँ पे इसने चेक किया कि इफ एक्स इक्वल्स टू वन, तो फिर ठीक है, वन आ रखा है। तो इसने क्या बोला, आई एन टी एक्स इक्वल्स टू टू। देखो यहाँ पे आई एन टी डेटा टाइप एक्स इक्वल्स टू टू, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बन रहा है, एक नया वेरिएबल बन रहा है लेकिन एक्स ही नाम का। तो फिर एक और वेरिएबल बन रहा है, ये अज्यूम करो एक्स नाम का ही, और उसमें वैल्यू जा रही है दो। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बन रहा है एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू हो गई थ्री। फिर यहाँ पे कुछ प्रिंट आउट हो रहा है, फिर बाहर प्रिंट आउट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या देखने वाली चीज है, तीन वेरिएबल बने। ठीक है। और इनफैक्ट एक और ऊपर भी एक वेरिएबल है फंक्शन, उसको तो अभी हमने टच ही नहीं किया, उसको अभी बाद में टच करेंगे। तीन वेरिएबल बने, तीनों का नाम एक्स है। तो जब मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट करता हूँ तो कौन सा वाला एक्स प्रिंट होगा, ये वाला एक्स या ये वाला एक्स। यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, टू प्रिंट होगी या फिर वन प्रिंट होगी, ये कैसे डिसाइड होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, थ्री प्रिंट होगी या फिर टू प्रिंट होगी या फिर वन प्रिंट होगी, क्या होगी।
इसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये सब देखना है। तो देखो, एक चीज का ध्यान दो, नाम भले ही सेम है इनके, लेकिन इनकी जो मेमोरी में इनकी जगह है वो तीनों की अलग अलग है। और आगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस असाइन होता है, एक यूनिक एड्रेस। इन तीनों मेमोरी के एड्रेसेस भी अलग अलग है। हालांकि नाम सेम है, नाम आपको सेम दिख रहे होंगे, लेकिन इन तीनों के एड्रेसेस अलग हैं और इन तीनों की अपनी अपनी जगह है। जैसे कि आप एक क्लास में है सपोज, तो दो बच्चों के नाम, तीन बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं। जैसे आशीष बहुत के कॉमन नेम है, आशीष तीन चार बच्चों का नाम हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब मतलब कि वो चारों लोग सेम है। वो चारों अलग अलग बंदे हैं, उनका नाम आशीष है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि कैसे जब हम प्रिंट कराते हैं तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से वाले आशीष को बुला रहे हैं हम, या फिर जब हम एक्स को प्रिंट कराते हैं तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन से वाले एक्स को प्रिंट करा रहे हैं हम। तो वो डिसाइड होता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल से। तो हम देखेंगे कि जिस स्कोप में हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पे कौन सा वेरिएबल पहले एक्सेसिबल है। ठीक है, अब स्कोप कैसे डिफाइन होता है? स्कोप डिफाइन होता है किस ब्लॉक में वो वेरिएबल डिफाइंड है। तो ब्लॉक का मतलब क्या है? देखो, ये मेन वाला है, यहाँ का ब्लॉक ये है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इफ एक्स इक्वल्स टू वन का ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, ये आउटर। और फिर इफ एक्स इक्वल्स टू टू का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब ध्यान दो थोड़ा। यहाँ पे x इक्वल्स टू वन में अंदर घुसे, यहाँ एक नया वेरिएबल आया और इसने प्रिंट किया यहाँ पे x। तो ये क्या देखेगा अपने करंट ब्लॉक में? क्या पहले अपने करंट ब्लॉक में देखेगा। करंट ब्लॉक मतलब ये वाला ब्लॉक। करंट ब्लॉक तो ये वाला ब्लॉक है ना, x। सी आउट x किया तो करंट ब्लॉक में देखेगा कि भाई करंट ब्लॉक में क्या कोई x डिक्लेयर्ड है या x डिफाइंड है जिसमें वैल्यू असाइंड है। बोलेगा यस, ये वाला मेरा नियरेस्ट डिफाइंड है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर करंट ब्लॉक में नहीं मिलता तो उससे ऊपर वाले ब्लॉक में देखेगा। जैसे सपोज करो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स डिफाइंड है, ठीक है, एंड क्लोज्ड है, और यहाँ पे कुछ सी आउट आया एक्स, तो पहले ये करंट ब्लॉक में देखेगा। अगर इसमें नहीं मिला तो इससे ऊपर वाले ब्लॉक में देखेगा। इसमें नहीं मिला तो इससे ऊपर वाले ब्लॉक में देखेगा। और इसमें नहीं मिला तो फिर एक ग्लोबल ग्लोबल वाले केस में चला जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ये पहले करंट ब्लॉक में देखेगा। यहाँ पे सी आउट एक्स है तो ये वाला एक्स को एक्सेस करके टू प्रिंट करेगा। फिर ये वाले इफ स्टेटमेंट में अंदर घुसा, यहाँ पे भी सी आउट एक्स है तो ये क्या कौन से वाले एक्स को ढूंढेगा? पहले ये देखेगा कि भाई मेरे करंट ब्लॉक में तो कोई नहीं है, ये बोलेगा हाँ जी एक है यहाँ पे आई एन टी एक्स। तो इसी को यहाँ पे ये थ्री प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आगे बाहर ये भी सी आउट एक्स है, ये किसको प्रिंट करे? इसका करंट ब्लॉक क्या है? इसका करंट ब्लॉक है ये। ठीक है, तो इसके करंट ब्लॉक में कोई है? हाँ जी ये वाला है, तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया। तो कैसे बात बनती है कि जो करंट ब्लॉक है उसको पहले देखता है, कंसिडर करता है कि वहां पे तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है उस नाम का। अगर उस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो फिर प्रीवियसली कोई भी नाम उसी सेम नाम के ऊपर भी डिक्लेयर्ड होंगे तो कोई मतलब नहीं है। वो करंट ब्लॉक वाले को ही उठाएगा, उसकी वैल्यू उठा के प्रिंट कर देगा। अगर वहां उसको नहीं मिलता तो उससे ऊपर वाले में जाएगा, अगर वहां नहीं मिलता तो उससे ऊपर वाले में जाएगा। इस तरीके से जो नियरेस्ट उसको रीचेबल होगा उसको वो प्रिंट करेगा या उसकी उस लोकेशन को वो यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े फ्लैट में रहते हो, ठीक है, आप अपने कमरे में हो। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप क्या करोगे? आप पहले कोशिश करोगे कि अगर आपके कमरे में ही वो सामान अवेलेबल है, जैसे आपको पानी पीना है तो आप कोशिश करोगे कि आपके कमरे में ही बॉटल रखी हुई है, तो आप उस बॉटल को उठा के उससे पानी पी लोगे। अगर वहां कमरे में नहीं मिलती है तो आप कमरे के बाहर निकलोगे, हॉल में पहुंचोगे, हॉल में अगर मिल गई तो हॉल से पी लोगे, हॉल में भी नहीं मिले तो किचन में पहुंचोगे, किचन से पियोगे, अगर किचन में भी नहीं मिला, घर में ही नहीं है, तो फिर बाहर जाओगे, बाहर से ऑर्डर करके या फिर कुछ काम करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और कोड करके थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं तो और आपको चीजें फंडे क्लियर होंगे। साथ ही साथ ये फंक्शन भी अभी सीन में आना बाकी है, इसको अभी लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो मैंने यहाँ पे एक प्लेग्राउंड खोल रखा है और यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूंगा एंड आई जस्ट प्ले अराउंड विद स्टफ। आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो सेम नाम के बहुत सारे वेरिएबल, मतलब सेम नाम के वेरिएबल बनाते हैं। आई एन टी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वन डाला मैंने, इफ एक्स डबल इक्वल्स टू वन, तो
int x equals to 2 and cout x handle if x डबल इक्वल्स टू 2, तो फिर और अंदर घुस जाओ int x डबल इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू 3 एंड cout x handle एंड साथ ही साथ फिर यहाँ बाहर आके भी एक डाल देते हैं cout एंड cout x यहाँ पे भी, और ऊपर भी एक ग्लोबल int भी बना लेते हैं int x इक्वल्स टू यहाँ पे एक int x इक्वल्स टू 0। चलो अब करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए। पहले इस वाले अंदर cout x हो रहा है x इक्वल्स टू 1 में, तो प्रिंट होना चाहिए 2, फिर होना चाहिए 3 और फिर होना चाहिए 1। लेट अस सी कि ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या। देखो 2 3 1 हो रहा है। अब इसमें कुछ कुछ खेल करते हैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे int x यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो क्या होगा, तो क्या प्रिंट होगा, तो ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या बोलेगा कि x को प्रिंट करो। अब ये अपने करंट स्कोप में ढूंढेगा कि x है क्या, इसको बोलेगा कि नहीं मिला, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, उसके भी करंट स्कोप के भी बाहर निकल जाएगा। करंट स्कोप के बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप में पहुंच गया। ग्लोबल स्कोप में x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 प्रिंट हुआ। अब देखो बाकी सब क्यों नहीं प्रिंट हुए, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और x डबल इक्वल्स टू 1 वाला इफ स्टेटमेंट है, ये अंदर ही नहीं घुस पाया इसके। अगर मैं यहाँ पे x डबल इक्वल्स टू 0 ही कर दूं, तो अब ये अंदर भी घुस पाएगा और चीजें भी प्रिंट होंगी। ठीक है, देखते हैं। देखो 2 हुआ, ये वाला इसने लोकल स्कोप वाले को लिया, फिर 3 हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, और फिर यहाँ पे आके ग्लोबल स्कोप वाला हुआ। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है, जो करंट स्कोप है उसको पहले प्रायोरिटी मिल रही है। अगर करंट स्कोप में नहीं मिलता है वेरिएबल, तो फिर ऊपर वाला स्कोप जाता है। अगर सपोज करो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 में अंदर घुसेगा। करंट स्कोप में x कोई अवेलेबल नहीं है, तो दो x अवेलेबल है, एक ग्लोबल स्कोप वाला, एक इसके जस्ट ऊपर वाले स्कोप वाला। तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा कि 0 प्रिंट होगा। लेट अस सी, 2 प्रिंट होना चाहिए आपकी थ्योरी के हिसाब से। पॉज करके सोचो। देखो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ, यहाँ पे इसके पास दो ऑप्शन थे भाई, करंट स्कोप में तो कोई है नहीं, इसके ऊपर वाले स्कोप में क्या वेरिएबल है, x इक्वल्स टू 2 वैल्यू वाला, या तो ये प्रिंट हो सकता था, और एक इसके भी ऊपर जो ग्लोबल स्कोप है वहां पे 0 वाला भी है। लेकिन इसने किसको उठाया, इसने इसको उठाया, जस्ट अपने ऊपर वाले को, क्योंकि वहां अवेलेबल था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि भाई स्कोप कैसे वर्क करता है। नियरेस्ट, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला, ऐसे मतलब बाहर की तरफ निकलेंगे, जहां पहले मिल जाए उसको हम प्रिंट करा देंगे, या फिर उसको यूज कर लेंगे। चलो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फंक्शंस में। देखो मैंने ये फंक्शन भी यहाँ पे लिखा है, तो यार ये फंक्शन का क्या हिसाब है। तो देखो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अब यहाँ पे कॉल करते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पे बोलते हैं हम, यहाँ पे ये काम करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं ऐसा कुछ, int यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं y इक्वल्स टू, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पैरामीटर में एक वैल्यू एक्सपेक्ट, आइडेंटिटी टाइप की वैल्यू कर रहा है एक्सपेक्ट, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे मैंने बेकार में int लिख दिया, इसको ये कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है। फंक्शन वाली आपने क्लास की होगी, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो यहाँ पे void लिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ बेकार में int लिख दिया, void ही लिखना, अब यहाँ पे ये जरूरत नहीं है, मैंने फंक्शन ऑफ 1 लिखा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1, यहाँ पे x में 1 कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। मैं ये क्यों आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो जब एक फंक्शन कॉल होता है, जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, तो मेन का एक एक स्टैक में एक उसका स्टैक फ्रेम बन जाता है मेन फंक्शन का। ठीक है, मेन फंक्शन का एक स्टैक फ्रेम बनेगा, जिसमें मेन का जो स्कोप है, मेन मतलब मेन भी तो एक फंक्शन है, मेन का जो स्कोप है उसके अंदर जो वेरिएबल आते हैं वो इसका पार्ट होंगे। ठीक है, और ये आपस में खेलेंगे। अब जब यहाँ पे एक फंक्शन 1 कॉल हुआ,
तो एक नया इस मेन फंक्शन के ऊपर, ये मेन फंक्शन है, इसके ऊपर एक नया स्टैक स्टैक फ्रेम पुश होगा जिस जो फंक वाले फंक्शन के लिए बनेगा। और इसके अंदर इसके वाले वेरिएबल होंगे एक्स, यहाँ पे है जो एक पैरामीटर है, इसमें 1 की वैल्यू असाइन है। ठीक है। और जब ये फंक्शन रिटर्न होगा, जब ये फंक्शन रिटर्न होगा, तो फिर ये स्टैक का फ्रेम ये एक तरीके से वो हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और वापस हम इस जगह पे आ जाएंगे। अब एक नया वर्ड आपने सुना होगा, स्टैक फ्रेम। देखो हम इसको स्टैक क्यों बोल रहे हैं बार बार, ये तो मेन मेमोरी है, स्टैक वर्ड कहाँ से आ रहा है? देखो स्टैक एकदम सिंपल सी चीज है, आपने स्टैक ऑफ बुक्स देखा है ना? स्टैक ऑफ बुक्स क्या होता है? एक बुक रखी है, उसके ऊपर दूसरी बुक रखी है, नोटबुक्स, ठीक है, उसके ऊपर तीसरी बुक रखी है, ये आपका टेबल है, राइट? ये आपका टेबल है, ये स्टैक लगा हुआ है बुक का। तो स्टैक की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक के ऊपर एक आप रखते हो, और जब उठाते हो तो जनरली अगर आप बीच में से हाथ उठा के ना घुसाओ, एकदम स्टैक की जो प्रॉपर्टी ये फॉलो, उठाओगे ऊपर से, तो जो सबसे लास्ट में रखा गया वो पहले बाहर आएगा, जो सबसे लास्ट में आपने बुक रखी उसको आप पहले उठाओगे। तो यहाँ पे जो ना स्टैक वाला प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। जब एक नया फंक्शन कॉल होता है, तो करंट तो जो करंट आपका मेमोरी में लेआउट है, जैसे ये मेन फंक्शन का एक 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 फ्रेम है, उसके ऊपर एक नया फ्रेम पुश होता है जो एक नए फंक्शन का फ्रेम है, और उसके वेरिएबल वहां पे अपना गेम करते हैं, खेलते हैं। जब ये फंक्शन रिटर्न होता है, तो फिर ये वाला जो फ्रेम है ना, ये इरेज हो जाता है, या एक तरीके से फ्री अप हो जाता है, एंड हम वापस पिछले वाले प्रीवियस फंक्शन के फ्रेम में आ जाते हैं लौट के। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से है, आपने एक मतलब एक नया फंक्शन को अगर कॉल किया, तो उसकी एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, जो करंट फंक्शन के फ्रेम के ऊपर उसका फ्रेम एलोकेट होगा, ठीक है। एंड जब वो फंक्शन, अब सपोज करो यहाँ पे एक और कॉल कर देते हैं, फंक टू फंक टू को कॉल कर दिया मैंने, और फंक टू एक और फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड फंक टू, एंड दिस डज सी आउट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे फंक कॉल हुआ, अब फंक फंक ने फंक टू को कॉल कर दिया, तो फंक के ऊपर एक और फ्रेम बनेगा फंक टू। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल होंगे, तो वो सब यहाँ खेलेंगे, ठीक है। ये इसको ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये अपना इसके ऊपर एक फ्रेम बना हुआ है। जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो ये फ्रेम इरेज हो जाएगा, और हम कौन से कॉलिंग फंक्शन के फ्रेम पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रेम इरेज हो गया, कॉलिंग फंक्शन के पे वापस आ गए। अब जब फंक रिटर्न करेगा, तो फिर ये वाला फ्रेम इरेज हो जाएगा, और हम मेन फंक्शन के उस पे आ जाएंगे। अब जब मेन एग्जीक्यूट करना खत्म होगा, तो फिर ये मेन वाला भी इरेज हो जाएगा, और आपकी सारी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा था, देखो अब वापस जाता हूँ मैं, इस तरीके से कुछ कुछ हो रहा था, राइट? कि ऊपर ऊपर जो जो कॉल हो रही है, उसके ऊपर ऊपर फ्रेम्स आते जा रहे हैं, और लौट कैसे रहे हैं हम, वापस कैसे आ रहे हैं, वापस लौटते हुए ऐसे, मतलब जो सबसे बाद में कॉल हुआ था वो सबसे पहले मिट रहा है, फिर उसके बाद उससे पिछला वाला मिट रहा है, फिर उसके बाद मेन मिट रहा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये स्टैक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। इसीलिए हम कई बार, आप बहुत सारे जगहों पर देखेंगे कि स्टैक स्टैक ये सब वर्ड यूज होता है। स्टैक का कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है। ये स्टैक, इसको क्यों बोलने लगे, ये स्टैक मेमोरी क्यों बोलने लगे, या स्टैक फ्रेम्स क्यों बोलने लगे? स्टैक इसलिए क्योंकि ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, या रियल लाइफ में जो हम स्टैक का बिहेवियर है ना, वो ये सिमुलेट करता है, वैसा बिहेव करता है, तो इसको स्टैक बोलने लग गए, कि हम स्टैक फ्रेम बोलने लग गए। ठीक है, क्योंकि ये स्टैक जैसे बिहेव करता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ यही मैं शो करना चाहता था, कि जब फंक्शन कॉलिंग होती है, तो मेमोरी कैसे बिहेव करती है। जैसे मेन फंक्शन ने कॉल किया, तो उसके ऊपर जो फंक्शन कॉल हुआ है, उसका एक नया स्टैक फ्रेम बनेगा, और वो उसके ऊपर पुश हो जाएगा। ये तब तक अलाइव रहेगा जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता। अगर इसने एक और को कॉल कॉल कर दिया, तो उसका एक अलग स्टैक फ्रेम बनेगा, और ये तब तक अलाइव रहेगा जब तक ये रिटर्न नहीं हो जाता है। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, इसने किसी और को कॉल कर दिया, वो यहाँ पुश हो जाएगा। फिर जब ये रिटर्न करेगा, तो फिर प्रीवियस जो कॉलिंग फंक्शन है उस पर रिटर्न करेगा, फिर जब ये एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा, तो उससे पिछले वाले पे रिटर्न करेगा, ये एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, तो उससे पिछले वाले पे। और जब मेन खत्म हो जाएगा, तो फिर मेन भी पूरा रिटर्न कर जाएगा, और पूरी मेमोरी फ्री हो जाएगी। और स्टैक फ्रेम में और क्या होता है, जो फंक्शन है, उसके जो वेरिएबल उसके अंदर, सपोज करो यहाँ पे इंट y इक्वल्स टू 2 होता, तो यहाँ पे
वाई की भी मेमोरी बनती 2। एक्स एक ऑलरेडी यहाँ फंक्शन एज अ पैरामीटर डिफाइंड है, तो इसका स्कोप भी यहाँ होता है। तो जो फंक्शन, जो वेरिएबल्स उस फंक्शन के स्कोप में हैं, वो उसके स्टैक फ्रेम में मेमोरी लेते हैं। ऐसे ही अगर func2 में भी कुछ वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू 3 है, और func2 में कुछ भी है, जो भी वेरिएबल्स आप इस func2 के अंदर डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे, वो func2 के स्टैक फ्रेम में जगह घेरेंगे। ठीक है, तो इनका अपनी अपनी मेमोरी की बाउंड्रीज डिफाइन है, उसके अंदर वो अपना खेल करते हैं। तो आई होप ये मेमोरी लेआउट आपको क्लियर हो कि फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, मेमोरी में कैसे वो लोग अपनी जगह घेरते हैं, कैसे रिटर्न करते हैं। और किसी अब यहाँ, अब हाँ, एक और चीज, वाई का अब जैसे मेन का स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, वैसे ही फंक का स्कोप यहाँ से यहाँ तक होगा। फंक फंक कूद के यहाँ का यहाँ, अगर मैं एक फंक के अंदर अंदर सी आउट एक्स करूंगा तो ये वाला एक्स होगा, या फिर यही वाले रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे अगर ऐसे नेस्टेड एक्स होगा। ये नहीं कि ये कूद के पिछले वाले फ्रेम का एक्स उठा लेगा, नहीं, इसको यहाँ पिछले वाले फ्रेम में घुसना अलाउड ही नहीं है, ये इलीगल है इसके लिए। इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक सेट है, इस ऊपर वाले फंक्शन की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक सेट है। इसको दिखेगा ही नहीं कि ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। इसकी दुनिया यहाँ तक है, इसकी दुनिया यहाँ तक है, मेन की दुनिया यहाँ तक है। इसके ऊपर कोई फंक्शन कॉल होगा, उसकी अपनी दुनिया बन जाएगी। एक तरीके से सबकी अपनी अपनी दुनिया डिफाइंड है, उस दुनिया के बाहर वो कदम नहीं रखेंगे। उनके यहाँ पे एक एक्स एग्जिस्ट करता है, वो उसको जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि भाई मेन में भी एक एक्स एग्जिस्ट करता है। इस लाइक की मतलब एक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसे सिर्फ अपनी यूनिवर्स की पता है, बगल वाले यूनिवर्स की उसको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक्स प्रिंट आउट करा है तो भाई ये कूद गए यहाँ वाला एक्स पकड़ लेगा, नहीं, इसका स्कोप इधर से इधर तक ही है। इसीलिए स्टैक फ्रेम्स आर इम्पोर्टेंट, कि कैसे मेमोरी लेआउट हो रही है। तो चलो, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कवर किया। स्कोप एक तो ये वाले स्कोप हो जाते हैं कि भाई ब्लॉक। इसके अलावा स्कोप आपके फंक्शन स्कोप भी होते हैं कि भाई एक फंक्शन के अंदर जो एक फंक्शन ही नया कॉल हो गया तो उसका स्कोप फिर उसके स्टैक फ्रेम में हो जाएगा। और एक ग्लोबल स्कोप भी होता है जो सबके द्वारा एक्सेसिबल हो सकता है, वो ग्लोबल है, वो पूरे प्रोग्राम का ग्लोबल है। ठीक है, वो फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर नहीं बैठा होता है, वो ग्लोबल होता है। तो खैर, आई होप ये क्लियर हो चीजें। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। एंड अगले वीडियो में हम और देखेंगे कि फंक्शन में जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है, उनसे वो मतलब कितने तरीके से पास हो सकते हैं, और किस तरीके से पास करने से क्या इफेक्ट आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पैरामीटर पासिंग, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और आई मीन प्लीज वॉच दैट एज वेल। थैंक यू।